नमस्कार, हिंदी जीके टुडे में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की क्लास में बात करेंगे भाषा और व्याकरण की, कि भाषा और व्याकरण का आपस में क्या संबंध है, यह भाषा क्यों महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि भाषा कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे प्रश्न पूछे जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम व्याकरण की बात करते हैं और हिंदी की बात करते हैं तो उसके जितने भी टॉपिक हैं वो सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हमने जो विषय लिया है वो लिया है भाषा और व्याकरण। तो पहले बात करेंगे कि भाषा क्या है, भाषा शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है और किन कारणों से भाषा कहलाए। तो भाषा क्या है, यानी भाषा भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। भाष धातु से उत्पन्न हुआ है और संस्कृत का मूल शब्द है, इसीलिए इसको जो है संस्कृत से उत्पन्न माना गया। अर्थात भाष धातु संस्कृत से उत्पन्न हुआ है और इसलिए इसका जो कहलाया है शाब्दिक रूप वो भाषा कहलाया। अब है धातु। धातु क्या है? धातु क्रिया है। संस्कृत में अगर हम देखें तो संस्कृत की जितनी क्रियाएं हैं वो धातु रूप में कहलाती हैं, इसीलिए धातु को क्रिया कहा जाता है। और भाष शब्द की उत्पत्ति जो है भी संस्कृत से हुई है। यानी प्रश्न निकलता है कि भाष शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो भाष शब्द की उत्पत्ति जो है आपके संस्कृत से हुई है। और मूल शब्द यानी मूल भाषा जो है, मूल भाषा क्या है आपकी? संस्कृत। यानी मूल भाषा का जहां भी प्रश्न आता है तो वो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत हमारी वैदिक भाषा है और वैदिक भाषा होने के साथ कहीं ना कहीं संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो भाषा शब्द क्या है? अर्थात भाष धातु से उत्पन्न हुआ है और संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। जहां भी मूल भाषा का शब्द आए तो हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत, क्योंकि संस्कृत क्या है? संस्कृत हिंदी की जननी है। अब है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है भाषा का विचार प्रकट करना। यानी अपने विचार प्रकट करना। अब विचार किस रूप में प्रकट होंगे, क्यों, या विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये विषय जो है भाषा में महत्वपूर्ण है। शाब्दिक अर्थ हुआ विचार प्रकट करना। अब विचार कैसे? मन से। मन के भाव उत्पन्न होना ही विचार कहलाता है। क्योंकि जब मन में भाव आते हैं, मन में भाव उत्पन्न होते हैं तो वहां विचार उत्पन्न होते हैं। अगर मन नहीं है, मन में भाव नहीं है, तो विचार भी प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि जितने भी हमारे भाव आते हैं किसी भी चीज को देखकर वो सर्वप्रथम मन में आते हैं। और मन में आने के लिए भाषा का जो रूप है वो कैसा है? आध्वन्यात्मक। आध्वन्यात्मक क्या हुआ? आ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। आत्मक यानी स्वरूप लेना। ध्वनि आवाज। यहाँ पर भाषा में जो ध्वनि कहा गया है वो आवाज को कहा गया है। और ध्वनि हम चिन्हों को, यानी हमारे जो स्वर व्यंजन हैं उनको भी हम ध्वनि कहते हैं, क्योंकि उन्हीं से जो है स्वर और व्यंजनों से जो ध्वनि निकलती है वो जो है शब्द का रूप लेती है। तो अध्वन्यात्मक यानी आ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। आत्मक का अर्थ हुआ स्वरूप लेना। और जब विचारों ने स्वरूप लिया
तो वो आपकी भाषा कहलाए। जब विचारों ने स्वरूप लिया तो वो क्या हो गया? भाषा कहलाया। अगर विचार स्वरूप नहीं लेते तो भाषा की उत्पत्ति नहीं होती। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब मन में पहले क्या हुआ? मन में विचार आए, फिर उन्होंने क्या किया? स्वरूप लिया। स्वरूप लिया और स्वरूप लेने के बाद भाषा बनी। यानी जब कोई चीज मन में आई, मन से हमने उसको एक रूप रंग दिया, रूप रंग देने के बाद फिर हमने उसको भाषा के रूप में परिवर्तित किया। अगर मन में विचार नहीं आते तो हमारा स्वरूप भी नहीं बनता और हमारी भाषा भी नहीं बनती। बात करें तो जैसे मनुष्य है, मनुष्य के अंदर तुरंत किसी भी चीज को देखकर जो है विचार उत्पन्न हो जाते हैं। चाहे वो अच्छी चीज देखता है या बुरी चीज देखता है, तुरंत उसके मन में जो है विचार उत्पन्न होते हैं और वही विचार जो है वो प्रकट करने के लिए एक माध्यम ढूंढता है और वो माध्यम कहलाता है हमारा भाषा करना, यानी अपने विचार प्रकट करना। अब विचार किस रूप में प्रकट होंगे, क्यों या विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये विषय जो है भाषा में महत्वपूर्ण है। शाब्दिक अर्थ हुआ विचार प्रकट करना। अब विचार कैसे? मन से, मन के भाव उत्पन्न होना ही विचार कहलाता है। क्योंकि जब मन में भाव आते हैं, मन में भाव उत्पन्न होते हैं तो वहां विचार उत्पन्न होते हैं। अगर मन नहीं है, मन में भाव नहीं है तो विचार भी प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि जितने भी हमारे भाव आते हैं किसी भी चीज को देखकर वो सर्वप्रथम मन में आते हैं। और मन में आने के लिए भाषा का जो रूप है वो कैसा है? अध्वन्यात्मक। अध्वन्यात्मक क्या हुआ? अ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। आत्मक यानी स्वरूप लेना। ध्वनि आवाज, यहाँ पर भाषा में जो ध्वनि कहा गया है वो आवाज को कहा गया है। और ध्वनि हम चिन्हों को, यानी हमारे जो स्वर व्यंजन हैं उनको भी हम ध्वनि कहते हैं, क्योंकि उन्हीं से जो है स्वर और व्यंजनों से जो ध्वनि निकलती है वो जो है शब्द का रूप लेती है। तो अध्वन्यात्मक यानी अ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। आत्मक का अर्थ हुआ स्वरूप लेना, और जब विचारों ने स्वरूप लिया तो वो आपकी भाषा कहलाए। जब विचारों ने स्वरूप लिया तो वो क्या हो गया? भाषा कहलाया। अगर विचार स्वरूप नहीं लेते तो भाषा की उत्पत्ति नहीं होती। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब मन में पहले क्या हुआ? मन में विचार आए, फिर उन्होंने क्या किया? स्वरूप लिया। स्वरूप लिया और स्वरूप लेने के बाद भाषा बनी। यानी जब कोई चीज मन में आई, मन से हमने उसको एक रूप रंग दिया, रूप रंग देने के बाद फिर हमने उसको भाषा के रूप में परिवर्तित किया। अगर मन में विचार नहीं आते तो हमारा स्वरूप भी नहीं बनता और हमारी भाषा भी नहीं बनती। बात करें तो जैसे मनुष्य है, मनुष्य के अंदर तुरंत किसी भी चीज को देखकर जो है विचार उत्पन्न हो जाते हैं। चाहे वो अच्छी चीज देखता है या बुरी चीज देखता है, तुरंत उसके मन में जो है विचार उत्पन्न होते हैं और वही विचार जो है वो प्रकट करने के लिए एक माध्यम ढूंढता है और वो माध्यम कहलाता है हमारा भाषा। होती वो सांकेतिक होते हैं, यानी संकेतों के माध्यम से जो हमने विचार दूसरे तक दिए। इसके लिए अगर मैं कहूँ आपको तो जब छोटे बच्चे होते हैं और कक्षा में वो होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्त को जो है कुछ बात बताना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक डर होता है कि अगर हमने बोलकर अपने क्लास में अपने फ्रेंड को बताया तो कहीं ना कहीं हमें पनिश मिलेगा। तो तब हम वहाँ क्या करते हैं, ना तो हम बोल सकते हैं ना हम वहाँ पर लिख सकते हैं,
तो हम वो बात जो है अपने संकेतों के माध्यम से, यानी अपने आंखों के, अपने इशारों के माध्यम से जो है दूसरे तक पहुंचा देते हैं और दूसरा व्यक्ति उस बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है। तो आज हमने जितना भी भाषा के रूप में सीखा उसको हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि भाषा की आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई और इनका व्याकरण से संबंध है वो मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। तो आज हम यहीं पर अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। तो अपने अनुरूप बनाना होता है, तभी हम उस भाषा को समाज में उतारते हैं। तीसरा पॉइंट आया है कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक इसी का ही रूप सामाजिक इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर मनुष्य का जन्म समाज में हुआ है तो उसको अपने अनुसार चलना पड़ेगा। मनुष्य अगर समाज के अनुसार नहीं चलेगा तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। इसीलिए सामाजिक प्रक्रिया कहा है कि भाषा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। यानी मनुष्य जब समाज में उठता बैठता है, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो वहाँ पर उसको सामाजिक रूप से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। ये नहीं है कि वो अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में गया तो वहाँ पर वो बहुत हाई फाई भाषा का प्रयोग करे। उसको उसी परिवेश, उसी समाज के अनुसार अपनी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो समाज जो है उसको स्वीकार नहीं करेगा। फिर है भाषा अंतिम रूप नहीं है। भाषा का अंतिम रूप नहीं है। अंतिम रूप क्यों कहा कि भाषा का अंतिम रूप नहीं है? क्योंकि देखिए, जैसे ही बालक जन्म लेता है वो समाज में जुड़ जाता है, यानी वो समाज से विचारों को लेना देना शुरू कर देता है। और जब जुड़ जाता है तो वो उसका अर्जन करता है। अर्जन करके वो क्या करता है, समाज में अपने आप को विकसित करता है। और जब वो समाज में अपने आप को विकसित करता है तो उसका कोई अंतिम रूप नहीं होता। क्योंकि भाषा को अगर हम कहें कि मैंने अपने परिवार से या अपने माता पिता से भाषा सीख ली तो उसका जो है अंतिम रूप हो गया, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि भाषा निरंतर चलती रहती है। भाषा हमेशा रहती है, जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक उसकी भाषा है और नित्य नए प्रयोग मनुष्य भाषा में करता रहता है। इसलिए भाषा जो है अंतिम रूप नहीं है। गई और जो हमारी हिंदी मातृभाषा है उसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भ्रम है। क्योंकि सिर्फ भाषा को बोलना या जन्मजात उसको ग्रहण करना भाषा को सीखने की प्रक्रिया में नहीं आता। क्योंकि भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए उसको व्याकरण से जोड़ना होता है और व्याकरण से जोड़ने के लिए हमें उसके मानक रूप को, उसकी लिपि को, हर चीज़ को उसकी स्वीकार करना होता है। तो मौखिक भाषा नहीं, यानी बोलकर। जब हमारे मन में भाव आते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसा माध्यम ढूंढते हैं जो सरल हो। तो वहाँ पर सरल की बात कहें तो सबसे सरल माध्यम होता है हमारा बोलकर, कि हमारे मन में भाव आए और हमने उनको क्या किया, बोलकर दूसरे तक पहुँचा दिया। फिर आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में आपका क्या आया, लिखकर, कि जब हमने अपने भावों को बोला तो उन्हें एक प्रामाणिक रूप देने के लिए हमने अपनी लिखित भाषा का प्रयोग किया। लिखित भाषा यानी जिसमें हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। इसमें हम बोलकर, इसमें हम लिखकर। और तीसरा है आपका संकेत के रूप में, कि सांकेतिक भाषा के रूप में हम किस तरह से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए, मौखिक में हमने बोलकर कर दिया, यानी कोई भी चीज़ देखकर या किसी भी तरह से हमारे मन में विचार आते हैं तो हम क्या करते हैं, तुरंत बोल देते हैं और वो भाव हमारे जो है दूसरे तक पहुंच जाते हैं। और जब हमें कोई प्रामाणिक रूप देना होता है या हम अपनी बात को बहुत लंबे समय तक जीवित रखना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुँचाना, वो हो जाता है हमारा लिखित भाषा में। अब तीसरा हमारा है सांकेतिक भाषा, कि सांकेतिक भाषा क्या हुई।
सांकेतिक भाषा यानी संकेतों के माध्यम से। भाव प्रकट करना, संकेतों के माध्यम से। जैसे कई बार हम अपने इशारों से बात करते हैं, कई बार हम अपने होठों को चलाते हैं और ध्वनि को नहीं निकालते, कई बार हम हाथ से या जिस तरह से भी यानी मुख के द्वारा जो भी हमारे हाव भाव होते हैं जिसमें हमारी ध्वनि नहीं होती, वो सांकेतिक होते हैं। प्रकट करने के लिए एक माध्यम ढूंढता है और वो माध्यम कहलाता है हमारा भाषा। पशुओं में ये चीज़ नहीं है। पशु किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उनके अंदर किसी भी तरह का भाव उत्पन्न नहीं होता, विचार उत्पन्न नहीं होते, और जब विचार उत्पन्न नहीं होते तो वो ना तो कोई स्वरूप लेते हैं और ना उनकी कोई भाषा बनती है। इसलिए ये जो स्वरूप दिया गया है, ये जो दैवीय शक्ति दी गई है, वो अगर हम कहें तो मनुष्य को दी गई है, जिसका रूप लेती है भाषा। तो भाषा कहाँ से हुई? मन में विचार आना, मन से स्वरूप लेना, स्वरूप लेने के बाद जो है उसको भाषा में निर्मित करना। अब अगर भाषा नहीं होती तो मनुष्य कैसा होता या मनुष्य का व्यवहार कैसा होता? देखिए, अगर मैं बात करूं, आप हैं, मैं हूं, या कोई भी है, हम आपस में जब मिलते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह होता है, और वो उत्साह हमारा क्या होता है? हमारे मन के भाव, कि हम इस व्यक्ति से मिलेंगे, वो व्यक्ति कैसा होगा, उसके आव भाव कैसे होंगे, पता नहीं उसका रहन सहन कैसा होगा, उसकी बोली कैसी होगी, क्या वो हमें स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जब हम उसके साथ विचार प्रकट करते हैं, यानी अपनी भाषा, अपने मन के भावों को उसके सामने रखते हैं, तो हमारी वो सब संभावनाएं जो हमारे मन में उत्पन्न थी, जो हमारे मन में उद्गार थे, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे हम एक दूसरे से परिचय लें। परिचय लेने के लिए हमें किस माध्यम की आवश्यकता होती है? भाषा की। और भाषा के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपने उस स्वरूप को दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी भाषा का अर्थ क्या हुआ? विचार प्रकट करना। और किस रूप में? ध्वन्यात्मक, अध्वन्यात्मक, अर्थात वह मन के भाव। सरल भाषा में इसकी परिभाषा, वह मन के भाव या विचार जिनमें आवाज नहीं होती। वह मन के भाव या विचार जिनमें आवाज नहीं होती भाषा कहलाते हैं। क्योंकि जो भाव होते हैं उनमें किसी प्रकार की आवाज नहीं होती, उसका सिर्फ एक रूप बनना शुरू होता है, और वो रूप जो है हमारा धीरे धीरे भाषा में परिवर्तित होता है। यानी जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा जो भाषा का स्वरूप है वो निर्मित होता है। परिभाषा के रूप में कहें कि भाषा की क्या परिभाषा है, उससे मैं आपको समझाती हूँ। जैसा मैंने पहले भी अपने चैप्टर में कहा था कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव एक दूसरे से आपस में आदान प्रदान करता है, यानी विचार विनिमय करता है। वो भाषा का स्वरूप कहलाता है। अगर भाषा नहीं होती तो मनुष्य कैसा होता? मूक होता बिल्कुल। उसके पास किसी भी तरह का कोई भाव नहीं होता, ना उसकी भाषा बनती, ना वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता। और जब वो आदान प्रदान नहीं करता तो वो सामाजिक क्रियाओं को भी नहीं कर सकता था, क्योंकि समाज में रहने के लिए मनुष्य को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? भाषा की। अगर हम कहीं पर जाएं और हम किसी से भाषा में संपर्क ना कर सकें, जैसे कई बार आ जाता है कि क्या नाम, हम कहीं ऐसी जगह गए जहां पर हिंदी का प्रयोग नहीं हो रहा, और जिस भाषा का प्रयोग वो लोग करते हैं वो भाषा हमें नहीं आती, तो वहां पर हम ऐसा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं कि जो उसको भी समझ में आ जाए और मुझे भी समझ में आ जाए, अर्थात हम एक दूसरे को अपने विचार आदान प्रदान कर सकते हैं। तो वह माध्यम जो है आपका भाषा कहलाती है। वहाँ पर हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, बंगाली हो, कोई भी हो, तो वो भाव जो है, वो विचार जो है हमारे भाषा का रूप लेती है। यानी भाषा क्या हुई कि मन के वह भाव या विचार जो आवाज न करने के बाद प्रकट होते हैं। अब आता है कि भाषा
की आवश्यकता क्यों हुई? देखो, अगर मनुष्य के पास भाषा नहीं होती तो वह समाज में जीवित नहीं रह सकता था, क्योंकि समाज में जीवित रहने के लिए हमें भाषा की बहुत आवश्यकता होती है। परिभाषा के रूप में मैंने आपको बताया कि वह माध्यम जिससे हम विचार प्रकट करते हैं, यानी एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं। आप और मैं यहाँ पर हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, और अगर ये आदान प्रदान नहीं होता तो भाषा नहीं बनती। अब आता है कि भाषा को विकसित करने के लिए या भाषा को निर्मित करने के लिए उसमें कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की अपनी विशेषता होती है। तो ठीक ऐसे ही भाषा की विशेषताएं हैं, तो उनके विषय में चर्चा करते हैं। भाषा की विशेषताएं क्या होती है? क्वालिटी। जैसे मनुष्य की क्वालिटी होती है कि वो किस नेचर का है, क्या उसकी प्रवृत्ति है, कैसा उसका आचरण है, कैसा उसका व्यवहार है। ठीक ऐसे ही भाषा की भी विशेषताएं हैं जो भाषा को एक अपना रूप और आकार देती हैं। तो सबसे पहले हम भाषा की जो बात करेंगे विशेषताओं की, वो है नंबर 1, भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है। देखिए, भाषा पहला पॉइंट है हमारा, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। यानी जैसे हम कहते हैं कि भाषा जो है जन्मजात है, मनुष्य जन्म लेता है और भाषा यानी उसके बोल शुरू हो जाते हैं, तो वो बात ठीक है कि भाषा मनुष्य की जन्मजात भाषा है, क्योंकि जैसे ही बालक जन्म लेता है तो उसकी जो है एक भाषा निर्मित हो जाती है। 5वां है भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील क्यों कहा? देखिए, अभी कहा है अंतिम रूप नहीं है, और जब किसी चीज का अंतिम रूप नहीं होता तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसमें परिवर्तन होता रहता है। नंबर 5 में कहा है कि भाषा परिवर्तनशील है, यानी हम अपने अनुसार भाषा में परिवर्तन करते रहते हैं। जैसी हमें सुविधा होती है उसी हिसाब से हम अपनी भाषा को परिवर्तित करते रहते हैं। कई आज के अगर मैं दौर से आपको बताऊं तो जैसे हम व्हाट्सएप या फेसबुक पर जो चैट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमने भाषा को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। वहाँ पर हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो बहुत ही शॉर्ट भाषा है, तो वो क्या हुई? वो परिवर्तनशील हुई, यानी हमने उसको अपने अनुरूप बना लिया। और नंबर 5 में यही कहा है कि भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। वह अपने अनुसार मनुष्य क्या करता है? उसमें परिवर्तन करता रहता है, जैसे उसको आवश्यकता होती है उसी तरह की भाषा का वह प्रयोग करता रहता है। जैसे परिवेश में रहता है, जैसे समाज में रहता है, उन्हीं शब्दों को वो ग्रहण करता है और अपनी भाषा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है। फिर है नंबर 6, भाषा का मानक रूप है। देखिए, परिवर्तनशील, पैतृक, अर्जन करना, सामाजिक प्रक्रिया, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम इन्हें कहीं भी अलग नहीं कर सकते। और नंबर 6 में कहा है कि भाषा का मानक रूप है। मानक रूप अगर नहीं होता तो भाषा कहीं ना कहीं अविकसित होती। भाषा को मानक रूप देने के लिए हमें उसको मानक रूप में परिवर्तित करना पड़ा। कोई भी भाषा हो, हर भाषा का अपना एक मानक रूप होता है। इसीलिए भाषा में जो छठी विशेषता कही गई है वो है कि भाषा का मानक रूप है। अब आया नंबर 7, भाषा अनुकरण में है। अनुकरण करना यानी उसको ग्रहण करना, लेना। भाषा कैसी है? अनुकरण करनी है। अनुकरण यानी उसको सीखना। भाषा का हम अनुकरण करते हैं, अगर हम अनुकरण नहीं करते तो हमारी भाषा एक सी रहती, मनुष्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए मानक रूप देने के साथ उसको क्या कहा? अनुकरणीय, कि वह क्या करे? उसका अनुकरण करे। जितना उसका अनुकरण करेगा मनुष्य, उतनी उसकी भाषा विकसित होगी। जब हम किसी चीज का अनुकरण करना छोड़ देते हैं तो वो कार्य क्या हो जाता है?
व्यर्थ हो जाता है। यानी किसी चीज़ को हम बना रहे हैं और उसका हम अनुकरण नहीं कर रहे, उसको बार बार नहीं सीख रहे हैं, तो उसमें वो सफलता हासिल नहीं होती जो हमें होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही भाषा में भी सफलता के लिए, यानी भाषा, इसीलिए हिंदी को जो है हर व्यक्ति स्वीकार करता है और इसीलिए उसको राजभाषा या राष्ट्रभाषा किस मानक रूप में जो स्वीकार की गई है, इसीलिए हमारे संविधान में भी हिंदी को ही रखा गया है। ये मैंने आपको विशेषताएं बताई कि जब भाषा हुई, भाषा होने के बाद उसकी विशेषताएं क्या है, किन रूपों से हम उसे स्वीकार करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि भाषा को सीखने के लिए मनुष्य को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यानी भाषा हम क्यों सीखते हैं या किस प्रक्रिया से हम भाषा सीखते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी भाषा को सीखने के लिए क्या है, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और उस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इसकी जो है 3 योग्यताएं हैं। योग्यताएं यानी इसकी 3 विशेषताएं हैं जो क्या करती हैं। सबसे पहला है जिज्ञासा, यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। हर मनुष्य को जो है किसी न किसी चीज को जानने की इच्छा होती है, तो वो हमारी क्या आती है, जिज्ञासा में। जानने की इच्छा, इसीलिए यहाँ पर जिज्ञासु भी कहा जाता है। एक शब्द होता है हिंदी में जिज्ञासु, यानी जब जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसको जानने की इच्छा हुई, तो वो क्या हो गया, जिज्ञासु हो गया। दूसरा है आपका अनुकरण, जो हमने विशेषता में भी पढ़ा था। यानी जिज्ञासा, फिर उसका अनुकरण, और उसके बाद जो तीसरी विशेषता है वो है अभ्यास। अब देखिए, सबसे पहला है जिज्ञासा। आप आज यहाँ पर कक्षा में आए, आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी कि हम क्या करेंगे, क्या टॉपिक पढ़ेंगे, या कैसी हमारी क्लास होगी, या जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे साथ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो ये सब क्या हुई, आपकी जिज्ञासाएं हुई। आप बहुत सारे प्रश्नों को अपने मन में समेटे और उस जिज्ञासा को आपने क्या किया, जानने में परिवर्तित किया। यानी आपने उन प्रश्नों को जानने की इच्छा रखी कि आज हम इस कक्षा में जाएंगे तो हम ये सब चीजें जानेंगे। वहां क्या हुआ, पहले जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद आपने उसको क्या किया, जानने की इच्छा रखी। आपके मन में अगर जानने की इच्छा नहीं होती तो आप इस कक्षा में नहीं होते। और जब ये यानी भाषा को परिष्कृत करने के लिए, व्याकरणिक रूप देने के लिए, शुद्ध रूप देने के लिए जो है हमें भाषा का अनुकरण करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका आया भाषा कठिन से सरल की ओर ले जाती है। जब हम किसी चीज का अनुकरण करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे लिए क्या होती है, आसान होती है। और जब आसान हो जाती है तो मनुष्य कहता है कि ये काम तो बहुत ही सरल है। वही चीज यहाँ पर आई है कि भाषा क्या है, कठिन से सरल की ओर ले जाती है। जब बालक प्रथम बार पाठशाला में यानी पहली कक्षा में बैठता है तो उसके लिए सब कुछ क्या होता है, बहुत कठिन होता है। वो सोचता है कि मैं कैसे यहाँ पर रहूँगा, मैं कैसे यहाँ पर अपने कार्य को करूँगा, मैं यहाँ पर कैसे सीखूँगा। तो वो सब चीज़ें उसके लिए क्या होती है, बहुत दुर्लभ होती है, बहुत कठिन होती है। लेकिन जब बच्चा निरंतर उस चीज़ का अनुकरण करता है, उसको ग्रहण करता है, तो धीरे धीरे वो क्या होती है, उसको सरल लगने लगती है। जब बालक छोटा होता है तो वह सीधा शब्दों पर नहीं आता,
उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? स्वर से। अब देखिए व्याकरण इसमें कहीं ना कहीं जुड़ रहा है स्वर से, यानी हमारे जितने भी स्वर हैं आ ई जो भी हैं, जब हमने स्वरों को आपस में मिलाया और उसके साथ हमने एक एक शब्द को जोड़कर, एक एक व्यंजन को जोड़कर हमने एक एक शब्द बनाया, तो तब हमारी भाषा का निर्माण हुआ। प्रथम कक्षा में बच्चे ने क्या सीखा? स्वरों को। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपनी दूसरी कक्षा की ओर बढ़ता है तो वहां से उसका निर्माण होता है शब्दों को जोड़ना। जब वो शब्दों को जोड़ता है तो फिर वह जो है धीरे धीरे अपनी भाषा को विकसित करता है, और जब उसको स्वर और व्यंजनों का ज्ञान हो जाता है, शब्द जोड़ना सीख जाता है, तो उसको वो क्या चीज होती है? वो कठिन से सरल लगने लगती है। और वह उसका अभ्यास करता रहता है। और अगर ये चीज नहीं होती, सीधा उसको शब्द दे दिए जाते या पैराग्राफ दे दिया जाता, तो शायद उसके लिए वो चीज क्या होती? बहुत कठिन होती। तो हमारी जो हिंदी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि वो क्या करती है? भाषा को कठिन से सरल की ओर ले जाती है। इसीलिए हिंदी को जो है हर व्यक्ति स्वीकार करता है और इसी शुरू कर दिया। यानी भाषा को सीखने के लिए हमें जो है मन के आधार पर, क्योंकि मन से हमारे भाव उत्पन्न होते हैं और वहीं से हमारी भाषा निर्मित होती है, तो उसी आधार पर हमें इन तीन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। कई बार प्रश्न आ जाता है, कई बार प्रश्न इनसे बन जाते हैं कि जिज्ञासा क्या है, या भाषा को सीखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो वहाँ पर ये प्रश्न हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि भाषा को जब हमें सीखना होता है तो उनके लिए हमें इन तीन चीज़ों की और जो विशेषताएं बताई हैं उनकी बहुत आवश्यकता होती है। अब सीखने की प्रक्रिया होगी, यानी मनुष्य ने जिज्ञासा उत्पन्न की अपने मन में, उसको अनुकरण लिया और फिर अभ्यास किया। ये हो गया उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मैं पिछले से रिपीट करूंगी। सबसे पहले हमने भाषा का शब्द जाना कि भाषा शब्द क्या है। भाषा शब्द क्या हुआ? भाष धातु से बना है और मूल भाषा उसकी संस्कृत है, यानी संस्कृत से भाष शब्द की उत्पत्ति हुई। फिर हमने लिया है कि भाषा की विशेषताएं क्या हैं। तो भाषा की विशेषताओं में सबसे पहला कि पैतृक संपत्ति नहीं है, दूसरा उसका अर्जन किया जाता है, तीसरा उसका अनुकरण, चौथा कठिन से सरल की ओर ले जाती है, पांचवा परिवर्तनशील है, छठा उसका मानक रूप है, और सातवां कि अर्जित है, यानी भाषा का अर्जन किया जाता है तभी भाषा हमारी विकसित होती है। ये हुए भाषा को सीखने के प्रकार। अब बात आती है कि भाषा को सीखने के साथ उसके कितने प्रकार हैं। भाषा के प्रकार, तो भाषा के कितने प्रकार हैं, यानी भाषा को हम कितने प्रकार से सीखते हैं। उनमें सबसे पहले प्रकार की बात की जाए तो वो है हमारी मौखिक भाषा, दूसरी है हमारी लिखित भाषा, तीसरी है हमारी सांकेतिक भाषा, ये हुए आपके भाषा के प्रकार। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या हुई? यानी मौखिक भाषा जिसमें ध्वनि नहीं है, जिसको हम क्या करते हैं? बोलते हैं। यानी भाषा को बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अगर ये चार चीजें हमारे को आ गई तो हमने अपनी भाषा को विकसित कर लिया। हम अगर ये सोचें कि हमें जन्मजात भाषा में नहीं होती तो आप इस कक्षा में नहीं होते, और जब जानने की इच्छा हुई तो आप क्या हो गए? जिज्ञासु हो गए। यानी भाषा को सीखने के लिए ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, यानी मनुष्य के अंदर ये तीन योग्यताएं होना
बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ भाषा को सीखने के लिए नहीं, किसी भी चीज़ को हमें सीखने के लिए इन 3 चीज़ों की अगर मैं बात कहूँ तो बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा यानी मन में आपकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जब जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो आपने उसको जानने की इच्छा रखी, और जब आपने जानने की इच्छा रखी तो आप क्या हो गए, जिज्ञासु हो गए। आपकी जिज्ञासा बढ़ी, आप जिज्ञासु हुए, उन समस्याओं का आपका समाधान यहाँ पर हुआ, तो आपकी वो जिज्ञासा क्या हुई, कहीं ना कहीं शांत हो गई। दूसरा है आपका अनुकरण, कि जब हमने किसी चीज़ को जाना तो उसका हमने क्या किया, अनुकरण किया। अगर हम अनुकरण नहीं करते तो वो जिज्ञासा वहीं पर समाप्त हो जाती। आपने प्रश्नों को जाना, सीखा, फिर उनका आपने अपने जीवन में अनुकरण किया, यानी बार बार उनको करने की कोशिश की, उनको सीखने की कोशिश की। तो ऐसे ही आपने क्या किया, भाषा को भी सीखने की कोशिश की, और आप नित्य नए दिन भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा आपका क्या हुआ, अनुकरण, यानी जब आपने अनुकरण किया तो आपका अनुकरण जिज्ञासा के साथ जुड़ा और वो कहीं ना कहीं भाषा का रूप लिया। तीसरा आया आपका अभ्यास। जिज्ञासा हुई, आपने जाना, जानने के बाद उसका अनुकरण किया। जब अनुकरण किया तो अनुकरण करने के बाद आपने उसका अभ्यास किया, क्योंकि हर चीज़ का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारी जो जिज्ञासा है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक बहुत सरल सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जितने भी फिल्म स्टार होते हैं, आप क्योंकि फिल्मों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है बच्चों का, तो वहीं से मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर वो हीरो या हीरोइन अपने विषय का यानी अपनी स्टोरी का, अपने डायलॉग्स का अभ्यास नहीं करेंगे, उनके मन में जिज्ञासा नहीं होगी, उसका अनुकरण नहीं करेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन यानी अपनी फिल्म को अच्छा नहीं बना पाएंगे। आप जो इतनी तालियां बजाते हैं या हीरो हीरोइन को देखने के लिए जाते हैं, उसका रीज़न यही है कि वो उस अभ्यास के द्वारा अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और आप उसको स्वीकार करते हैं। अगर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे, बार बार उन डायलॉग्स का अभ्यास नहीं करें, उसमें इमोशनल नहीं हो, तो आप उस फिल्म को नहीं देखेंगे। तो क्या हुआ, जिज्ञासा हुई, फिर उसका अनुकरण हुआ, अनुकरण होने के बाद अभ्यास, और जब हमने अभ्यास करना शुरू किया तो वो क्या हुआ, हमारी भाषा का रूप लेना